तो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी ये समझ में आ गया कि एथिक्स क्या है एंड हाउ इट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम आवर मोरालिटी। अब अपन अलग अलग टाइप के एथिक्स की बात करेंगे, हाउ कैन वी क्लासिफाई दोस एथिक्स। तो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन, ठीक है, कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हो। तो फर्स्ट इज रियलिज्म। वी टॉक अबाउट सम एब्सोल्यूट एथिक्स, कि कुछ चीजें हैं जो वैसी ही होती है, नो बडी कैन डेविएट फ्रॉम देम। फॉर एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो दैट इज रियलिज्म, कि मैंने बोल दिया बस, इट इज द बेस्ट पॉलिसी, देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम दैट। या फिर फॉर एग्जाम्पल, सत्यमेव जयते, ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, so that is a tone of realism। Okay, so this is what the ultimate truth is, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिविज्म, ठीक है, इट इज स्टेटमेंट्स ऑफ फीलिंग्स। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एक सिचुएशन ले लें कि किसी ने झूठ बोला, ठीक है, तो फर्स्ट इज रियलिज्म में तो अपन बोलते हैं कि नहीं, सत्यमेव जयते, किसी ने झूठ बोला है तो गलत काम किया। सब्जेक्टिविज्म इज कि आप अपनी फीलिंग्स का स्टेटमेंट देते हो, कि अगर कोई झूठ बोलता है तो वो गलत है, ठीक है, झूठ बोलना गलत है, इज सब्जेक्टिविज्म। थर्ड इज इमोटिविज्म। इमोटिविज्म इज एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, उसने झूठ बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो दैट इज यू आर एक्सप्रेसिंग योर एथिक्स थ्रू योर इमोशंस, कि आपको क्या लगता है उस बारे में। एंड फाइनली द फोर्थ वन इज प्रेस्क्रिप्टिविज्म, यानी व्हाट यू आर रिकमेंडिंग टू द पीपल। तो इन दिस केस विल एस्टैब्लिश सम गाइडलाइंस कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय हैं कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, so that is recommendation। So these are different types of expression of ethics, and based on different situations we choose to express our ethics in these different forms। okay, next is what is the source of ethics। वो ethics आपको कहाँ से मिल रहे हैं, what is the source of that, ठीक है। जैसे अपन ने बात किया कि ethics is not based completely on you, they should be coming from somewhere, they should be established by someone, ठीक है। तो दैट इज द सोर्स ऑफ एथिक्स। तो फर्स्ट है सुपर नेचुरल। अपन मान के चलते हैं कि एथिक्स किसी डिवाइन बॉडी ने, किसी गॉड ने, किसी भगवान ने, किसी अल्लाह ने, खुदा ने अपने को जो सिखाया है, दैट इज एथिकल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई बोलता है कि गीता में कृष्ण जी ने ऐसा कहा था इसलिए ये सही है, तो दैट इज सुपर नेचुरल एथिक्स। या फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए ये सही है, तो दैट इज सुपर नेचुरल एथिक्स। तो आप मान के चल रहे हैं कि इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग डिवाइन। ओके, द सेकंड इज इंट्यूशन बेस्ड और वर्च्यू एथिक्स। तो इट इज बेस्ड ऑन योर कैरेक्टर और योर कंसाइंस। आपको क्या लगता है, आपको क्या सिखाया गया है, आपको कैसा कैरेक्टर रखने के लिए बोला गया है, किस तरह आपको ट्रेन किया गया है, अगर आप उसके बेसिस पे अपनी एथिकल वैल्यूज को डिराइव करते हो, तो दे आर कॉल्ड वर्च्यू एथिक्स, ठीक है। तो इफ यू कंसीडर समथिंग टू बी अ गुड वर्च्यू और बैड वर्च्यू, दैट इज बेस्ड ऑन योर कैरेक्टर। तो दैट इज वेयर द एथिक्स कुड कम फ्रॉम योर इंट्यूशन और योर कैरेक्टर, ठीक है। द थर्ड वन इज कॉन्सिक्वेंशियल और यूटिलिटेरियन एथिक्स। इन दिस वी टॉक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस, कि क्या हो सकता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइड कि व्हाट इज ओवरऑल गुड। फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि एटम की डिस्कवरी करनी है, रदरफोर्ड ने मॉडल बनाया था। तो तब रदरफोर्ड को अगर कोई बोलता कि आप एटम की डिस्कवरी कर रहे हो, इससे एक दिन आगे जाके न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनेंगे, तो ऑन ऑन दैट डे इफ इट डिसाइड्स कि कोई बात नहीं, अगर दुनिया में 2 एटम बम फट भी जाएंगे तो दैट इज नॉट एन इशू, पर एटम की खोज से बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा, द अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर केमिस्ट्री विल इंक्रीज मेनी फोल्ड्स। तो इफ ही डिसाइड्स दैट वे, तो दैट इज यूटिलिटेरियन एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ट्राइंग टू टेक इन कंसिडरेशन द ओवरऑल गुड, कि वट एवर आई एम डूइंग उससे बड़ा फायदा क्या होगा, उसका ओवरऑल बेनिफिट क्या होगा। अगर आप उसके बारे में सोचते हो तो देन इट इज अ यूटिलिटेरियन अप्रोच टू एथिक्स, कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर जब यूएन कोई भी वर्ल्ड पीस मिशन ऑर्गेनाइज करता है, फॉर एग्जाम्पल यूएन ने डिसाइड किया कि अपन सीरिया में जाके सारे आतंकवादियों को मारेंगे, तो देन दैट इज फॉर द ओवरऑल गुड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट यूएन नाउ सपोर्ट्स नॉन वायलेंस, ठीक है। द यूएन डज नॉट सपोर्ट वायलेंस, बट व्हाट ही डिड देयर वाज टू अचीव द ओवरऑल गुड, सो दैट इज यूटिलिटेरियन एथिक्स। द फोर्थ इज
Deontological or duty ethics. So by this we mean that you have to stick to the principles given to you. For example, when you are working in a military, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल एज ए स्टूडेंट अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको कोई मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट देती है, तो इफ यू स्टिक टू दैट मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट एट ऑल टाइम्स, तो देन दैट इज ड्यूटी एथिक्स. ठीक है, तो व्हाट हैज बीन टॉट टू यू, व्हाट हैज बीन गिवन टू यू, ठीक है, यू हैव टू स्टिक टू दैट. ठीक है, और फाइनली द फिफ्थ वन इज राइट्स एथिक्स. इट इज बेस्ड ऑन नॉन वायलेशन ऑफ मॉरल राइट्स. So whatever the rights of a person are, or a being are, or an organization are, if you take care of those rights in all cases, let's say for example, even if the code of conduct given to you by your organization leads to the violation of rights of your colleagues, and if you oppose on that, that is rights ethics. Okay, so these could be the different sources of ethics that you may use on a daily basis. All right, again, any specific set of ethics is not completely right in all cases. As I've been mentioning from the very first discussion today, it all matters on context. अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हो सकता है कि ड्यूटी एथिक्स आर गुड एंड यूटिलिटेरियन एथिक्स आर नॉट गुड, but for a given context the opposite could be true also. So that is why we need to talk about dilemmas. We'll talk about dilemmas in a few minutes. But these are the different sources of ethics that one could have in his life. The next is organizational ethics. So what are organizational ethics? Organizational ethics refer to a standard code of conduct which all associated members are expected to follow while dealing with others. ठीक है, तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट है उसको अपन ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स बोल सकते हैं. Here the code of conduct is the set of principles and expectations that are considered binding on any person who is a member of a particular organization, जो कि सबको फॉलो करना ही करना है. And using these ethical standards, a person, group, or the organization regulates its behavior to distinguish between what is acceptable or not when perceived by others within the organization. Okay, it is not about yourself, it is about how others will react to what you are doing. Okay, and not on their moral values, again based on the standard code of conduct, on the basis of standard code of conduct, whether it is acceptable or not. Okay, so fourth one is, in a professional environment there are several interests involved, and organizational ethics help us ensure that the needs and rights of all stakeholders are preserved. Okay, so that is where the organizational ethics comes in. They try to ensure that the needs and rights of all stakeholders are preserved. For example, किसी क्लाइंट को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं हो कि आप अपने लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो. तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स बनाए जाते हैं. नाउ कम्स द डिलेमा. ठीक है, सो डिलेमा कैन बी डिफाइंड एज व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉरल वैल्यूज एंड द एथिकल वैल्यू. व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू, or there could be conflict between different ethical values of the same person also. Okay, the ethical values may be derived from different sources. So if there is a conflict between them also, then we say that it is a ethical dilemma. So for example, there is an example here that you get to know that your company is working on a project that would benefit some anti-national bodies or is against the fundamental rights of their users. For example, आपकी कंपनी ने एक नया अपडेट लॉन्च किया है, एक ऐप का नया अपडेट लॉन्च किया है जिसमें दे आर लिसनिंग टू इट कि दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही. ठीक है, एंड व्हेन एवर यू फाइट तो हो सकता है उससे कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो रहा. एंड इफ यू अग्री टू डेवलप दैट मॉड्यूल, और इफ यू अग्री टू if you do not oppose to that, then it may be wrong as per your moral values or the rights ethics. Okay, so there could be situations like this. So in that case, your company also has ethical guidelines to maintain corporate confidentiality. अब कंपनी कह रही है कि नहीं, आपको कंपनी के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन पता चलती है आप उसको बाहर जाके नहीं बताओगे, दैट इज कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंशियलिटी. तो उस केस में नाउ दिस इज एन सिचुएशन ऑफ एथिकल डिलेमा कि अब आपको गवर्नमेंट को जाके कंप्लेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि मेरी कंपनी ऐसा कुछ करने का सोच रही है. तो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ एथिकल डिलेमा. Now such situations may also arise when there are no well established ethical guidelines to follow. तो ये तो केस तब हो गया जब गाइडलाइंस हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं. ठीक है, अब कोई सिचुएशन ऐसी है कि जहां गाइडलाइंस दी हुई नहीं है. फॉर एग्जांपल, यू गॉट टू नो दैट योर फ्रेंड चीटेड ऑन अ पेपर. एक एग्जाम में उसने चीटिंग की एंड योर मोरालिटी सेज दैट दिस इज रॉन्ग.
बट देयर आर नो एथिकल रूल्स दैट बाउंड यू टू रिपोर्ट दिस टू द यूनिवर्सिटी। पर ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट आपको नहीं दिया गया है कि अगर आपका फ्रेंड चीटिंग करता है या क्लासमेट चीटिंग करता है तो आपको जाके डीन को शिकायत करनी चाहिए, एग्जाम कंट्रोलर को शिकायत करनी चाहिए। बट मॉरलिटी, यू आर सेइंग दैट दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। So in that case, again, it is an ethical dilemma because here are no ethical guidelines are being specified. What you think is wrong. So then again, it is an ethical dilemma. In that case, also you need to resolve that dilemma and move ahead. So now, how to resolve a dilemma? So these are like some steps to resolve an ethical dilemma. The first is to gather the facts and identify the core problem. फैक्ट्स के बारे में पता करना है और कोर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स। अब इसमें जब आप डिसीजन लेंगे तो वो किस किस को इफेक्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट केस, उस केस में वो कंपनी को इफेक्ट करेगा, कंपनी का प्रॉफिट कुड गो अप और कंपनी का प्रॉफिट कुड गो डाउन। और लेट्स से कंपनी पे केस हो सकता है, कंपनी बंद हो सकती है, देयर कुड बी एनी अदर केसेस। फॉर एग्जांपल इन दैट केस इट विल इम्पैक्ट द यूजर कि जिसकी प्राइवेसी जा रही है, तो दैट इज आल्सो एन स्टेक होल्डर। इन केस ऑफ लेट्स से अगर वो कुछ एंटी नेशनल बॉडीज के साथ एसोसिएटेड है तो द अफेक्टेड पीपल वुड बी द होल जनरल पब्लिक ऑफ योर कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, द डिफेंस फोर्सेस ऑफ दैट कंट्री। और फॉर एग्जांपल अगर कंपनी बंद होती है तो उस केस में क्या होगा, आपके जो कलीग्स हैं उनको भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, उनका भी हो सकता है करियर चला जाएगा, उनकी जॉब चली जाएगी, तो दे आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स एंड सो ऑन। सो एवरी पीपल हु इज गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन, आइडेंटिफाई ऑल दोस पीपल। फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई द एथिकल इशू इन क्वेश्चन। अब आप साफ साफ शब्दों में लिख दो कि दिस इज द मेन प्रॉब्लम जिसको अपने को डील करना है, ताकि एक क्लैरिटी आपका आ जाए। फिर इसके बाद में ट्राई इफ द इशू कैन बी रिजॉल्व फ्रॉम द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। अब ये सब कलेक्ट करने के बाद में अगर इस पॉइंट पे अगर आप डायरेक्टली कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो ट्राई कर लो, नहीं नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, फिर आइडेंटिफाई द मॉरल प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड। फिर अपनी मॉरलिटी के ऊपर बेसिस पे डिसाइड करो। डिसाइड नहीं करना है, मॉरलिटी को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे ये मेरी मॉरल वैल्यूज को वायलेट करता है। फिर उसके बाद में करो आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव्स। आप अल्टरनेटिव्स ढूंढो कि इसकी बजाय और अप्रोच क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप कंपनी को बोल सकते हो कि आपको ऐसा चुपचाप करने की बजाय यूजर को टर्म्स एंड कंडीशंस रिवाइज करके शो करने चाहिए, और फिर जो यूजर्स उस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे आप सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये अपडेट लगाओ, वरना मत लगाओ। ठीक है, तो दैट इज एन अल्टरनेटिव, बट अगेन देयर कुड बी मेनी सच अल्टरनेटिव्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट देम कि किस अल्टरनेटिव में किसको नुकसान पहुंच रहा है और कितना नुकसान पहुंच रहा है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि इफ देयर कुड बी सम पीपल हु कैन हेल्प यू विद दैट, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा डिसीजन है, कोई ऐसा अल्टरनेटिव है जिसमें आपको लगता है कि मैनेजर की राय लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो गो टू दैट। फॉर एग्जांपल आपको घर पे पेरेंट्स से डिस्कस करके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो डू विद दैट एंड सो ऑन। तो सीक हेल्प इफ नेसेसरी एंड नाउ चूज द अल्टरनेटिव that offers the greater good or lesser evil for all stakeholders. Now, this is a utilitarian approach. Now, you're trying to ensure that it is overall good or the least evil for all stakeholders. So, you can go with that, or depending upon the situation, depending upon the criticality. अगर ओवरऑल सिर्फ ऐप की प्राइवेसी की बात है तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा के एक्सेप्ट कर लेते हो, तो दैट इज लीस्ट लॉस टू द कंपनी एज वेल एज द यूजर्स। बट अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो अगर आप वहां बोल रहे हो कि नहीं ठीक है, इससे बहुत लोगों की जॉब चली जाएगी, तो इससे अच्छा है कि छोड़ो, आतंकवादियों को अपन डेटा दे देते हैं, तो इज दैट एक्सेप्टेबल? नो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इन दैट केस जरूरी नहीं है कि आप यूटिलिटेरियन अप्रोच यूज करें। इन दैट केस यू कैन गो फॉर द राइट्स एथिक्स आल्सो, राइट्स अप्रोच आल्सो। So again, that depends upon the situation in all cases. And finally, monitors, take lessons and take necessary steps. Monitor करो आपने जो डिसीजन लिया उसका क्या इम्पैक्ट आया, उसके बेसिस पे आपको क्या सीखने मिला, आप उसके लेसन्स अपने लिए स्टैब्लिश करें लाइफ में, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स इफ पॉसिबल टू अवॉइड सच डिलेमास इन फ्यूचर। फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा नहीं हो, उसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो डेफिनेटली डू दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट में हैं तो मेक द रूल्स कि फॉर बिफोर एनी अपडेट यू विल ऑलवेज इंश्योर दैट वेदर दैट अपडेट इज causing breach to the terms and conditions approved by the user, and if there is any breach then the terms and conditions will be revised
and reaffirmed by the users before pushing that update to that user. ठीक है, तो इस तरह की आप policies बना सकते हो. Okay, so that is how you can resolve dilemmas. So there are a lot of steps here, but again it is not that much problematic. Real life situation में अपन ये सब करते हैं, but the only point is now we are trying to break that down into executable steps and try to revise it from a formal perspective. ठीक है. Next is professional ethics. So that is a common code of conduct adopted by professionals for their action within the context of a specific profession. For example, professional ethics of engineers, doctors and attorneys. For example, अगर कोई इंजीनियर है तो उसके लिए क्या एथिकल है या क्या नॉन एथिकल है. ठीक है, अगर आप ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हो तो वी कॉल इट प्रोफेशनल एथिक्स. सो दैट इज professional ethics for engineers. Similarly, there could be professional ethics for doctors. Similarly, there could be some code of conduct for attorneys and so on. अंडरस्टूड. जैसे डॉक्टर्स का आपको पता है वो एक ओथ होती है, कौन सी, कोई बता सकता है उस ओथ का नाम क्या होता है जो डॉक्टर्स लेते हैं? थ्री इडियट्स में मेंशन भी की थी. कौन सी बच्चे, वापस बोलो. हिपोक्रेटिक ओथ है ना? Yes, sir. Yes. So there could be like similar code of conducts or oaths that the people of that profession should take and so on. So professional ethics helps keep a balance of following for all stakeholders. They try to ensure that a balance on all these 10 points are ensured. First is economics, productivity, safety, health and hygiene, privacy, security, culture and social development, welfare, environment and life, and recognition opportunities. So while taking care of all these points, we should decide upon the professional ethics. Okay. Now the professional ethics can be preventive as well as aspirational. For example, प्रिवेंटिव का मतलब है कि क्या नहीं करना चाहिए और एस्पिरेशनल का मतलब कि क्या करना चाहिए. ठीक है, तो प्रोफेशनल एथिक्स कैन हैव दीज टू पॉइंट्स. देयर कुड बी सम ऑफ देम कुड बी प्रिवेंटिव कि क्या क्या नहीं करना चाहिए ऐसा डिफाइन करेंगे. सम ऑफ देम कुड बी पॉजिटिव और एस्पिरेशनल कि क्या करना चाहिए. Now this is the ethics for engineers as defined by the Engineering Council of India, which is a body established by the government of India, and like 39 different societies, engineering societies and governmental bodies are signatories of this council. Okay, and these are the ethics that has been defined by Engineering Council of India for engineers working in India. Okay, so we are not talking about engineers worldwide, but this is what ethics established for engineers in India. So I won't go into the details. अपन सिर्फ नाम बोलेंगे, the rest you will study on your own. The first is social responsibility to uphold ethical values of the society. ठीक है, इसमें पब्लिक सेफ्टी आता है, कंप्लायंस विद सोशल ऑर्डर आता है, इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस आता है, एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट आता है. तो इंजीनियर विल थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. Second is responsibility to maintain high standards of professional quality. इसमें सबसे पहला है development of technical and managerial skills. You will work towards that. Second is undertake assignment where professionally competent. आपको कोई काम नहीं आता तो हाथ नहीं लगाओगे. Third is performance responsibility. आप performance की responsibility लेते हो, जैसा भी आप perform करोगे you will take accountability for that. Next is proper verification of documents and production processes. Okay, the next point is obligation to maintain high standards of personal behavior in a responsible manner. इसमें आता है honesty and integrity in professional dealing. Second is compensation for services rendered, professional opinion, professional relationship with the employer, information communication with employers, mutual obligation and trust, self promotion, employers business secrets and personal conflict. आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है when we are concerned with the personal behavior of an engineer. Okay, so based on these things, this is the common code of ethics defined by Engineering Council of India for all engineers working in India. Okay, you can study them in detail. और अगर उसमें कोई पॉइंट आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग है, सर ये बात पची नहीं, तो वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, but this you should go on your own first. ठीक है, and at the end of this what you have to do an assignment. That assignment is to prepare a 5-point code of conduct for engineering students. आपको कोई 5 points बनाने हैं code of conduct के, ठीक है, for engineering students, that how an engineering student should behave. Okay, now after you define or prepare that
कोड ऑफ कंडक्ट आपको एक एग्जाम्पल बनाना है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एथिकल डिलेमा वेयर द प्रपोज्ड कोड ऑफ कंडक्ट विल हेल्प रिजॉल्व द डिलेमा। ठीक है, कोई एक सिचुएशन का एग्जाम्पल बनाना है, अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है कि ये सिचुएशन होगी तो उस केस में ये जो कोड ऑफ कंडक्ट हमने बनाया है ये उस डिलेमा को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा।